तो मार्वल और डीसी तो ऐसी फ्रेंचाइज है जिनकी फैन फॉलोइंग हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि मिलियंस और करोड़ों में है। तो यस, आज हम अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग का कंपैरिजन करेंगे। और हाँ, हमने इस बार इनका कंपैरिजन एकदम डिफरेंट और बहुत ही फन वे में किया है। तो मैं वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मेन 6 अवेंजर्स और मेन 6 जस्टिस लीग के मेंबर का ही कंपैरिजन करेंगे, जिसमें आते हैं आयरन मैन, हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई वर्सेस बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, साइबोर्ग और एक्वामैन। तो इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं इसमें बस अपना ओपिनियन रखूंगा और ना ही मैं मार्वल फैन बॉय हूँ और ना ही डीसी फैन बॉय। मैंने इनका कंपैरिजन फेयर तरीके से किया है और आप भी अपना ओपिनियन वीडियो पोस्ट करके कमेंट में फटाफट से पोस्ट कर दो। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपैरेबल बैटल में सबसे पहला बैटल होगा तो यह सबसे पहले हम इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन 50,000 टन के वजन को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन थॉर की बात की जाए तो थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स को मोड़ा था और उनका वजन एक प्लैनेट ऑब्जेक्ट के जितना माना जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ पॉइंट थॉर को जाना चाहिए। सेकंड बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो थॉर ने पावर स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया प्लस न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी अपने ऊपर लिया। तो दूसरी तरफ सुपरमैन एक न्यूक मिसाइल से सरवाइव किया प्लस उसने मदर बॉक्सेस को सेपरेट किया। तो इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी कमाल की है, लेकिन हमें इस पॉइंट का आंसर ढूंढने के लिए इनके हीलिंग फैक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो थॉर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी के बाद अपने स्टॉर्म ब्रेकर से कुछ ही सेकंड में हील हो गया था, लेकिन सुपरमैन की बात करें तो न्यूक मिसाइल पड़ने के बाद उसने अपने आप को सन के सामने रखा। सन की मदद से वो बहुत जल्दी हील हो गया। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि सुपरमैन 10 से 15 सेकंड में अगर हील हो रहा है तो थॉर 2-3 सेकंड में ही हील हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ड्यूरेबिलिटी पॉइंट थॉर को देना चाहूंगा। तो अगर थर्ड पॉइंट स्पीड की बात करें तो थॉर के पास टेलीपोर्टेशन है, लेकिन सुपरमैन भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज है क्योंकि उसने फ्लैश को डिटेक्ट कर लिया था। तो देखो, थॉर ने अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल बस एक बार किया और तब अवेंजर्स ने थैनोस का ठिकाना ढूंढ लिया अवेंजर्स एंड गेम में, तब भी उसने टेलीपोर्टेशन नहीं की, यानी उसे ये एबिलिटी ढंग से यूज करना नहीं आती है। और अगर दूसरी तरफ सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है फाइट करने के लिए, जो कि उसे थॉर के ऊपर एडवांटेज देगा। इसीलिए स्पीड पॉइंट सुपरमैन को जाना चाहिए। तो अगर फोर्थ पॉइंट एक्सपीरियंस की बात करें तो सुपरमैन की एज ऑलमोस्ट 37 या 38 है जस्टिस लीग के टाइम पे, लेकिन अगर थॉर की बात करें तो थॉर 1500 साल का है और इससे डबल दुश्मनों को उसने मारा है। इसीलिए एक्सपीरियंस पॉइंट यानी फाइट का ज्यादा एक्सपीरियंस थॉर को ही होगा। तो अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें यानी पावर्स की, यानी ज्यादा पावर्स किसके पास है, तो वो सुपरमैन के पास है, क्योंकि सुपरमैन के पास एक्स-रे विजन, हीट विजन, सुपर सेंसेस, सुपर हेयरिंग, इसके अलावा सुपर फ्लाइट स्पीड और सुपर स्पीड जैसी एबिलिटीज हैं। लेकिन थॉर के पास उसकी लाइटनिंग मैनिपुलेशन और वो स्टॉर्म ब्रेकर से बायफर्स्ट खोल सकता है, यानी कि ज्यादा पावर सुपरमैन के पास है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा? तो देखो, इन दोनों की फाइट एक बहुत ही लंबी फाइट होगी जिसमें ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे देंगे। तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स को हील होना पड़ेगा। तो थॉर अपनी थंडर से ही हील हो सकता है, लेकिन सुपरमैन को सन की जरूरत पड़ेगी हील होने के लिए। लेकिन अगर थॉर और सुपरमैन की फाइट हुई और थॉर की कोई भी फाइट होती है तो उस समय डार्क क्लाउड से रहते हैं आसमान में, क्योंकि वो ऑब्वियसली गॉड ऑफ थंडर है। तो सुपरमैन को स्पेस तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे 5-10 सेकंड बिताने पड़ेंगे अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन थॉर उसे फाइट के बीच भागने नहीं देगा और थॉर बहुत जल्द हील होके उसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देगा और वो सुपरमैन को डिफीट कर देगा। यानी फर्स्ट पॉइंट जाएगा एमसीयू को, यानी मार्वल को। तो अब हम सेकंड फाइट की बात करते हैं, जो कि होगी तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो हल्क 100 टन तक के वजन को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन एक्वामैन सिर्फ 80 to 90 टन तक के वजन को ही लिफ्ट कर सकता है, जिसका मतलब स्ट्रेंथ पॉइंट हल्क को जाएगा। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों के ऊपर ही अर्थ के किसी भी वेपन का यूज नहीं होता है, लेकिन हल्क के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हल्क के पास रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर है और हल्क सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को पूरा हील कर सकता है, जिसका फायदा ये होगा कि अगर उसे कुछ इफेक्ट पड़ा हो तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। तो ड्यूरेबिलिटी पॉइंट हल्क को मिलना चाहिए।
तो अगर थर्ड बात करें स्पीड की, तो हल्क के पास कुछ ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन उसके जंप्स बहुत ही लंबे होते हैं। लेकिन अगर एक्वामैन की बात करें तो अंडर वाटर एक्वामैन 80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है, जिसका मतलब कि एक्वामैन को स्पीड पॉइंट मिलना चाहिए। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इन दोनों ने ही बहुत फाइट की है, लेकिन इन्हें अलग अलग एक्सपीरियंस है। अब हल्क ने बहुत सी फाइट लैंड में की है, इसलिए लैंड में हल्क के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वाटर में एक्वामैन ने बहुत फाइट की है, यानी वाटर का एक्सपीरियंस एक्वामैन के पास होगा। तो अगर पावर्स की बात करें तो हल्क के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है, और अगर एक्वामैन की बात करें तो उसके पास बहुत से मैजिकल पावर्स हैं। वो अपने ट्राइडेंट की मदद से बहुत से वर्लपुल क्रिएट कर सकता है, प्लस इसकी मदद से वो अंडर वाटर किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है एज अ वेपन हल्क के खिलाफ। तो पावर्स पॉइंट तो एक्वामैन को मिलेगा, लेकिन इन दोनों की फाइट का क्या रिजल्ट होगा? तो देखो, अगर ये लैंड में लड़ते हैं तो वहाँ पे हल्क इस बैटल को जीतेगा, लेकिन अगर ये पानी में लड़ते हैं तो वहाँ पे सिंपली एक्वामैन इस बैटल को जीत लेगा। तो यहाँ पे दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिलेगा, यानी मार्वल 2 एंड DC 1। तो अब हम थर्ड कंपैरिजन करते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आयरन मैन 100 टन तक के वजन को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन साइबॉर्ग ओनली 15 टन तक के वजन को लिफ्ट कर सकता है, यानी स्ट्रेंथ पॉइंट आयरन मैन को जाएगा। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों के सूट हाईली ड्यूरेबल है, तो इन दोनों के सूट के पास सेल्फ रिपेयर की एबिलिटी है, यानी कि अगर इन्हें चोट पहुंची तो अपने सूट को सेल्फ रिपेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी पॉइंट मैं दोनों को देना चाहूंगा। तो अगर स्पीड की बात करें तो साइबॉर्ग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोक्स उड़ सकता है, लेकिन आयरन मैन 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, जिसकी वजह से स्पीड पॉइंट आयरन मैन को जाएगा। अगर फोर्थ पॉइंट एक्सपीरियंस की बात करें तो साइबॉर्ग अभी न्यू मेंबर है जस्टिस लीग का, इसलिए उसने ज्यादा फाइट्स नहीं की है, लेकिन आयरन मैन मार्वल का यानी MCU अवेंजर्स का ओल्ड मेंबर है, जिसने बहुत सी फाइट की है, इसलिए एक्सपीरियंस फाइट का आयरन मैन को ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अगर पावर्स पॉइंट की बात करें तो इन दोनों सूट्स में बहुत सी पावर भर रखी है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन साइबॉर्ग के पास ज्यादा वेपन्स नहीं है आयरन मैन के मुकाबले में। आयरन मैन ने इतने ज्यादा वेपन्स का यूज किया है, उसके सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं, प्लस उनमें बहुत से वेपन हैं जो कि हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देख ही चुके हैं। तो पावर्स पॉइंट तो आयरन मैन को जाएगा, लेकिन इनकी फाइट में कौन जीतेगा? अब देखो, इन दोनों में ये दम है कि एक दूसरे के सूट्स को हैक कर ले पूरी तरह से, लेकिन आयरन मैन के पास भी इतने ज्यादा एडवांस AI हैं जो कि इतने आसानी से जो हैक होने वाले नहीं है। लेकिन फिर एक बात ये आएगी कि इनमें फाइट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है, तो वो तो बेसिकली आयरन मैन को है, जो कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा साइबॉर्ग के ऊपर। और आयरन मैन का एक और एडवांटेज होगा क्विक रिस्पॉन्स टाइम का। अगर साइबॉर्ग उसे हैक कर लेता है तो आयरन मैन बहुत ही जल्द एक नया प्लान तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से वो साइबॉर्ग को डिफीट कर देगा। तो यानी कि ये पॉइंट अवेंजर्स को जाएगा, यानी अवेंजर्स 3 और जस्टिस लीग 1। तो अब हम अपनी फोर्थ फाइट की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगी तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो होकाई के पास भी स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटमैन के पास पीक ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ है, यानी ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेंथ का वो बैटमैन को जाएगा। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो होकाई 9 to 10 फाइटिंग स्टाइल्स जानता है, जिसकी वजह से उसने बहुत सी ड्यूरेबिलिटी गेन की होगी। लेकिन बैटमैन की बात करें तो बैटमैन 127 फाइटिंग स्टाइल्स को जानता है। तो अब ये सोचो कि उसने कितनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी गेन की होगी, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी पॉइंट भी बैटमैन को जाएगा। तो अगर स्पीड की बात करें तो ज्यादा स्पीड बैटमैन की है, उसके पास बहुत से इक्विपमेंट है जो उसे होकाई से बहुत ज्यादा तेज बना रहे हैं। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें ये दोनों सेम है, क्योंकि होकाई बहुत ज्यादा टाइम से एक सीक्रेट एजेंट है जिसने बहुत सी फाइट्स की है, और बैटमैन ने भी बहुत सी फाइट अभी तक अपने करियर में की है, जिसकी वजह से इन दोनों को फाइट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर पावर्स की बात करें तो बैटमैन के पास बहुत से इक्विपमेंट है, लेकिन होकाई के पास सिर्फ उसके एरोस होते हैं। लेकिन यहाँ पे होकाई का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि होकाई के पास हर एक सिचुएशन के लिए अलग एरो होता ही है, जिसका फायदा उसे यहाँ पे इसीलिए होगा क्योंकि बैटमैन का इक्विपमेंट का निशाना हो सके तो चूक जाए, लेकिन होकाई का निशाना तो चूकने से रहा। तो पावर्स पॉइंट तो होकाई को जाएगा। तो अब इनकी फाइट का विनर कौन होगा?
तो देखो अगर इनकी फाइट होती है तो उसमें बैटमैन ही जीतेगा। बैटमैन होकाई के पास जाएगा, फिर इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होगा, जिसमें बैटमैन को बहुत से फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं, जिसकी वजह से बैटमैन इस बैटल को जीत लेगा। तो यानी अवेंजर्स 3 और जस्टिस लीग 2। तो अब हम अगला कंपैरिजन करते हैं। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है, लेकिन और कोई कैरेक्टर्स बचे ही नहीं थे। तो इस बैटल को तो फ्लैश जीतेगा और अवेंजर्स 3 और जस्टिस लीग 3 होगा। इसलिए समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो गया है और फाइनल कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये बैटल बताएगा कि इन दोनों टीम्स में कौन जीतेगा। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो वंडर वुमन 90 to 100 टन्स तक के वेट को लिफ्ट कर सकती है, और अगर कैप्टन की बात करें तो अप टू 2 टन्स ओनली, जिसकी वजह से ये पॉइंट वंडर वुमन लेके जाएगी। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वंडर वुमन कभी थकती नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ही नहीं होता, जिसकी वजह से कोई इंसान थकता है। और अगर कैप्टन की बात करें तो वर्दी कैप्टन को भी हमने थकते हुए देखा था अवेंजर्स एंड गेम में, जिसका मतलब ड्यूरेबिलिटी पॉइंट वंडर वुमन को मिलना चाहिए। तो अगर स्पीड की बात करें तो भले कैप के पास अगर थोर की स्पीड भी होगी म्योनिर को उठाने के बाद, लेकिन तब भी वंडर वुमन के पास बहुत ही कमाल की स्पीड प्लस बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे जंप्स हैं। और वैसे भी कैप्टन अमेरिका को म्योनिर उठाए कुछ ही टाइम हुआ है, जिसकी वजह से उसे उड़ने का थोर की तरह इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पॉइंट वंडर वुमन को मिलेगा। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो कैप्टन अमेरिका का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन ये पॉइंट भी वंडर वुमन को मिलना चाहिए, क्योंकि वंडर वुमन 5000 साल से जीती आ रही है। उसने इस बीच बहुत से फाइट की है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से ये पॉइंट भी वंडर वुमन को जाएगा। तो अगर पावर्स की बात करें तो कैप्टन अमेरिका के पास जो स्ट्रेंथ है, लेकिन म्योनिर उठाने के बाद वो वर्दी कैप बना, जिसकी वजह से वो थोर की लाइटनिंग को यूज कर सकता है। लेकिन वंडर वुमन के पास तो बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। उसके लेसो ऑफ ट्रूथ, उसके ब्रेसलेट जो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं और डिफेंस भी करते हैं, उसके एक शील्ड और उसकी स्वॉर्ड, जिसका मतलब पावर पॉइंट भी वंडर वुमन को जाना चाहिए। तो इनकी फाइट का विनर कौन होगा? इनकी फाइट एक बहुत लॉन्ग फाइट होगी। कैप्टन अमेरिका के पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कैप्टन अमेरिका बहुत बार अपनी शील्ड का इस्तेमाल ऑफेंस वे में करता है, लेकिन वंडर वुमन कभी कभी ही वैसा करती है। लेकिन वंडर वुमन के बहुत एडवांटेज है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है और वो कभी थकती भी नहीं है, और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत फास्ट है, और वो एक गॉड भी है। तो इनकी फाइट एक बहुत लंबी फाइट होगी, लेकिन लास्ट में वंडर वुमन के इतने ज्यादा एडवांटेज होने की वजह से वंडर वुमन कैप को हरा देगी। तो यानी कि फाइनल पॉइंट ये आएंगे MCU 3 और DCEU 4। तो यस, जस्टिस लीग अवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ी है इस वीडियो में, लेकिन ये तो बस मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर पोस्ट करें। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लो।